Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिटेलिंग के बारे में। तो डिटेलिंग जो है मोस्टली बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में की जाती है, जैसे कि अगर आप टेक्ला स्ट्रक्चर्स यूज करते हो तो उसमें भी डिटेलिंग होती है। देन आपका रेविट है, उसमें भी डिटेलिंग होती है। पर जो हमारे इंडिया में बेसिक डिटेलिंग होती है वो सब की जाती है अभी भी ऑटोकैड पे। हालांकि अब कुछ एआई टूल्स भी डेवलप हुए हैं, लेकिन वो अभी उतने प्रॉमिसिंग नहीं है जितना कि उनको होना चाहिए। तो अभी के लिए हम लोग के पास जो ईजीएस्ट और कन्वीनियंट टूल है वो है ऑटोकैड। लेकिन ऑटोकैड में क्या होता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन आप जैसे चाहो वैसे डिटेलिंग कर सकते हो। टिकला स्ट्रक्चर्स एंड रेविट स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि आप ऑलरेडी सारा कुछ डेटा फीड कर देते हो, फिर उसके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप वहाँ से डिटेलिंग निकाल लेते हो। वो भी एक काफ़ी कन्वीनियंट वे होता है। आज का जो सेशन है वो ऑटोकैड के लिए होगा। तो ऑटोकैड पे डिटेलिंग करने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये सबके लिए अवेलेबल होता है एंड इसके लिए कोई बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसी नहीं चाहिए होता है। आई गेस i3 में भी अभी भी ऑटोकैड चलता है। हालाँकि मेरे पास i7 है और इसलिए मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी देर काम करने के बाद भी लैग नहीं करता है। अगर आप i3 यूज़ कर रहे हो या फिर कम रैम वाला कोई पीसी यूज़ कर रहे हो या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हो तो लैग करने लगता है। तो आपके पास एक अच्छे सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको, अगर आपने नया सिस्टम अभी तक नहीं लिया है तो आप एक अच्छा सिस्टम ले लीजिएगा। ओके, अभी आती है बात कि हमें डिटेलिंग करने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो पहले आपको चाहिए होता है एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग। तो मैं आपको पहले अपने ऑटोकैड पे दिखाता हूँ कि हमारा स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो होता है, वो होता किस तरीके का है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास एक कॉलम का लेआउट होता है, ठीक है? और कॉलम के लेआउट के बाद हमारे पास कॉलम का शेड्यूल होता है, कॉलम के सेक्शंस होते हैं। उसके साथ ही साथ हमारे पास फाउंडेशन का लेआउट होता है, उसके शेड्यूल होते हैं और फुटिंग का भी सेक्शंस वगैरह सारा चीज़ होता है। देन आ जाता है हमारे पास टाई बीम, जिसमें कि हम लोग बाउंड्रीज़ को टाई करते हैं। हालाँकि एक सही तरीका तो यही है कि बाउंड्रीज़ के साथ-साथ हम लोग इंटरनली जितने भी कॉलम्स हैं उनको भी टाई बीम के साथ कनेक्ट करें। लेकिन इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को देखते हुए कुछ लोग ये नहीं प्रेफ़र करते हैं, जो हमारे क्लाइंट ने कहा कि हमें टाई बीम जो है वो इंटरनली वाइंड करने के लिए नहीं चाहिए, हमें बस लाइक बाउंड्रीज़ है उसी को वाइंड करने के लिए टाई बीम करिए, और इसी के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया था। लेकिन अगर आप सही प्रोसेस में काम करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको हर एक कॉलम को भी टाई बीम से बाँधना ज़रूरी होता है। ओके। देन आ जाता है प्लेन थीम। तो आपको पता ही है कि जहाँ-जहाँ हमारे वॉल्स होते हैं वहाँ पे हम लोग को प्लेन थीम प्रोवाइड करना होता है। साथ ही साथ जहाँ भी हमारे पास कॉलम्स होते हैं उन सारे कॉलम्स को एक-दूसरे से इंटरकनेक्ट करने के लिए भी हमारे पास प्लेन थीम का यूज़ किया जाता है। तो ये एक काफ़ी सही लोकेशन पे किया गया है, यानी कि यहाँ के सॉइल जो है वो मीडियम स्ट्रेंथ का सॉइल है और यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग जो होता है वो काफ़ी होता है। सॉइल टेस्ट रिपोर्ट इसके काफ़ी अच्छे आए थे। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग के पास ऑन टोटल 5 टाइप के प्लिंथ बीम होते हैं। तो इन सारे प्लिंथ बीम को हम लोग को क्या करना होता है कि हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है, जिसमें कि हमारे पास प्लेन बीम का अरेंजमेंट होता है एंड देन हमारे पास होता है एक प्लेन बीम का शेड्यूल, जिसमें कि ये लिखा होता है कि प्लेन बीम का साइज कितना है, उसके बाद टॉप और बॉटम में रेनफोर्समेंट कितने हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है तो वो रेनफोर्समेंट कितने हैं, किस डाया का यूज किया गया है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेंगे पीवी3 का तो वो है 300/450 का, और उसमें टॉप में है 320 का रेनफोर्समेंट यूज हुआ है, बॉटम में 325 यूज हुआ है। देन हमारे पास जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट यूज हुआ है वो है टॉप में 320 का स्टार्ट और एंड पे, और बॉटम में 225 का यूज हुआ है, ठीक है। देन स्टीरअप्स जो है वो हमारे सपोर्ट पे, जहाँ की हम लोग को रेनफोर्समेंट ज़्यादा चाहिए होता है तो वहाँ पे स्टीरअप्स की स्पेसिंग कम है, यानी कि 80/175 सेंटर टू सेंटर है। उसके बाद हमारे पास सेंटर में जो स्टीरअप्स है उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, तो इसलिए हम लोगों ने डाया तो रिड्यूस करना तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं, स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं। तो 175 की जगह यहाँ पे सेंटर पे 225 सेंटर टू सेंटर का स्पेसिंग दे दिया गया है। हमारा जो डेप्थ है, जब 500 से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में हम लोग साइड फेस रेनफोर्समेंट देते हैं, अदरवाइज यहाँ पे साइड फेस रेनफोर्समेंट देने की उतनी ज़रूरत होती नहीं है। ओके। और ये हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमें बता भी देता है कि अगर इस रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट के साथ जा रहे हो तो आपको साइड फेस रेनफोर्समेंट देने की ज़रूरत है या नहीं है। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में आई गेस जो हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं उनको ये ज़रूरत नहीं दिखी होगी, इसलिए उन्होंने साइड फेस रेनफोर्समेंट नहीं दिया है। अदरवाइज आप सॉफ्टवेयर में काम करोगे तो 500 से जैसे ही हम लोग डेप्थ को इंक्रीज करते हैं तो साइड फेस रेनफोर्समेंट भी आने लगता है। ओके।
और वो साइड फेस रेनफोर्समेंट का उसका मतलब एक बीम के स्टेबिलिटी के लिए ही यूज होता है, वो ऐसा नहीं कि बीम का लोड लेने लगता हो, ठीक है। उसका यूज बस यही है कि हाँ आपका डेप्थ ज़्यादा हो गया है तो उसके बीच में एक रेनफोर्समेंट होता है जो 10 mm डाया बार या फिर 12 mm डाया का बार जो है वो जनरली वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अभी करते हैं कि इस अरेंजमेंट के साथ और इस बीम के साथ तो एक साइट इंजीनियर ये काम को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग को ये जानना हो कि हम लोग का कट बार कितना है, लेंथ कितना है, ये सारा कुछ जानना हो, तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है और इसी जगह पे जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम लोग को डिटेलिंग करनी होती है। तो डिटेलिंग किस तरीके से की जाती है वही आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन पे जहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिटेलिंग को करके रखा है और हमें बस यहाँ पे ये समझना है कि डिटेलिंग में क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है? तो मैं अभी इसको स्टार्ट कर देता हूँ। एक्चुअली डिटेलिंग को करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो सबसे पहले जो प्रोसेसेज़ हैं, वो आपको मैं अच्छे से ईज़िली बताता जाता हूँ, आप उसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले तो हम लोग को ग्रिड लाइन्स को कॉपी करके रख लेना है और साथ ही साथ आप चाहो तो कन्वीनियंस के लिए क्या कर सकते हो, अपने कॉलम्स को कॉपी करके भी अपने ग्रिड लाइन्स पे प्लेस कर सकते हो ताकि आपको कॉलम के पोज़ीशंस को ढूँढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर आपके ग्रिड लाइन्स क्लोज़ली प्लेस्ड नहीं है, तो आप ये कॉलम प्लेसिंग का सिस्टम जो है वो अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि कॉलम प्लेसमेंट इसीलिए करना पड़ता है ताकि कॉलम के लोकेशंस जो है वो परफेक्टली पता चले। साथ ही साथ हमें जो डिटेलिंग करनी है उसमें हमें काफ़ी स्पेस चाहिए होता है, तो एक पेज में अगर आपका पूरा लेआउट आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि एक पेज में आपके पास सारा का सारा डिटेलिंग भी आ जाए, ओके। तो इसलिए आपको कुछ ग्रिड लाइन्स को हो सकता है डिलीट भी करना पड़ जाए। उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारे पास जो ये टिपिकल सेक्शन अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से होता है एंड ये एक दूसरे प्रोजेक्ट से डिटेलिंग का शीट है जो कि मैं अपने मेन प्रोजेक्ट में लेके जा रहा हूँ ताकि मुझे कुछ-कुछ चीज़ों को वहाँ पे देखने में और याद रखने में ईज़ी रहे। जैसे कि अभी मुझे कॉलम बनाना है, तो कॉलम क्या करूँगा मैं पिछले प्रोजेक्ट से जो मैंने कॉलम यूज़ किया हुआ था, वो कॉलम मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। उसके बाद और सिंपली उसको मॉडिफ़ाई कर लूँगा, तो पहले से वो ब्लॉक में बना हुआ था, मैंने उसको अनब्लॉक कर दिया है और उसके बाद उसके मॉडिफ़ाइड वर्ज़न को यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अब देख सकते हो आप कि ये हमारे पास कॉलम के लिए जो भी अरेंजमेंट चाहिए था, वो इस साइज़ के हिसाब से चेंज हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली एक डिफरेंट लेयर में लेके रख दूँगा, तो मैंने कॉलम का एक ऑलरेडी लेयर बनाया हुआ है, तो उस कॉलम के लेयर में इसको जाके प्लेस कर देना है एंड क्योंकि एंड का कॉलम था इसलिए वहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने ऐड कर दिया है, अदरवाइज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर जहाँ-जहाँ पे भी मेरा कॉलम्स है उस जगह पे इस कॉलम के सेक्शन को मुझे प्रोवाइड कर देना है या फिर आप कह सकते हो उसको प्लेस कर देना है। तो अगर आप अपने कॉलम को रखते हो तो बहुत ही कन्वीनिएंटली आप उसके लोकेशंस को भी फाइंड आउट कर लेते हो, अदरवाइज़ क्या करना होगा आपको ग्रिड को देखते हुए हर बार उस कॉलम के एग्ज़ैक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ढूँढना होगा, आपके ग्रिड लाइन्स भी ढूँढना होगा और उसके बाद ही आप प्लेस कर पाओगे। उसके बाद जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉलम था उसका काम खत्म हो गया था तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है एंड आपकी जो एंड कॉलम्स है उसमें हमें लाइन को जॉइन कर लेना है क्योंकि एंड है तो वहाँ पे कॉलम खत्म हो गया है और बीच की जगह पे हमारे पास कॉलम में ऐसे ओपनिंग्स रहेंगी दोनों साइड से, लेकिन एंड कॉलम्स में हमारे पास सिंगल साइड से ओपनिंग नहीं है। तो लेफ्ट साइड में हमें एक लाइन ड्रॉ कर देना है जो लेफ्ट कॉलम से उसके लिए और राइट साइड में इस वाइस वर्सा ड्रॉ कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बीम का साइज़ है वो भी थोड़ा-सा ज़्यादा है और हर किसी में हम लोग को लाइक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है तो इसलिए मुझे कॉलम का जो गैप है वो बढ़ाना होगा क्योंकि मैंने कॉलम का एक ब्लॉक बनाया हुआ है तो जैसे ही मैं एक कॉलम को चेंज करूँगा ऑटोमेटिकली मेरे सारे के सारे कॉलम्स भी यहाँ पे चेंज हो जाएँगे। तो इस तरीके से जब आप काम करते हो तो आपका काम जो है काफ़ी कन्वीनिएंट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो है हम लोग को कि बीम ड्रॉ कर लेना है। अच्छा यहाँ पे कॉलम्स जो है वो बोल्ड लाइन में आपको दिख रहे होंगे, तो चलिए अभी के लिए बोल्ड लाइन छोड़ देता हूँ, लेकिन बाद में मुझे ये चेंज करना होगा। और साथ ही साथ जो बीम का कलर है वो ब्लू था, तो ब्लू कलर में वो थोड़ा-सा ऑड लग रहा था कि कॉलम पिंक है, उसके बाद ब्लू है, तो सबको एक सिंगल कलर में हम लोग को डाल देना चाहिए होता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो हम लोग का शेड्यूल था, वो मैंने ऑलरेडी प्रिंट आउट करा के रखा हुआ है। ओके। तो प्रिंटेड शेड्यूल की हेल्प से मैं यहाँ पे देख-देख के ये सारा काम कर रहा हूँ। आप भी क्या करोगे कि जब भी आपको डिटेलिंग करनी होगी तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लीजिए, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है कि हम लोग को कोई भी चीज़ को लाइक ढूँढना होगा कि किस तरीके से कहाँ पे क्या इंटरसेक्शन पॉइंट है, कहाँ पे बीम्स के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपको क्या करना है सिंपली इस तरीके से एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पैड पे रख लेना है, ओके?
और इसी को देखते हुए हम लोग को यहाँ पे काम अपना कंटिन्यू करना है। ओके, काफी कन्वीनियंट हो जाता है, यहाँ पे शेड्यूल्स को अच्छे से देख लेना है। ओके, तो आप भी इस तरीके से प्रिंट आउट करवाइएगा। और इसका मैंने दोनों ही चीज़ का प्रिंट आउट करवा के रखा है, जैसे कि मेरा शेड्यूल है उसका भी प्रिंट आउट मैंने रख लिया है और ये भी रख लिया है। तो पहले तो अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, लाइक प्लेसिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस शेड्यूल से काम चल जा रहा है। उसके बाद हम लोग को शेड्यूल देख के हम लोग को रेनफोर्समेंट भी प्लेस करना होता। तो चलिए, यहाँ पे जो बीम्स है उसको बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो सिंपली क्या करना होता है कि जहाँ जहाँ पे कॉलम्स या बीम्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उन सबको पोजीशन कर देना है। उसके बाद बीम्स के लाइन को ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के लिए आप कोई भी तरीका यूज करिए, जो भी आपको सिंपल लगता हो उस तरीके का यूज करिए। जैसे कि जहाँ पे कॉपी करने का जरूरत हो वहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा। जहाँ पे आपको लगे कि नहीं हम लोग को एग्जैक्ट लाइन्स को ड्रॉ करना पड़ेगा, वहाँ पे एग्जैक्ट लाइन्स को ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम तो हो गया हमारा कि जितने भी बीम्स थे वो वहां तक तो ड्रॉ हो चुके हैं। अभी हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, एक बार पोजीशन को चेक कर लेना है और ये देख लेना है कि कहाँ पे हम लोग के पास कौन सा लाइक बीम यूज हुआ है। तो मोस्टली हम लोग के पास सब जगह PV3 का ही यूज हुआ है। एक जगह है जहाँ पे हम लोग को PV5 का यूज करना है, वो है ग्रिड लाइन 5 पे। ओके, उसके बाद आप यहाँ से देख के एक बार समझ लो कि किस तरीके से हम लोग को रेनफोर्समेंट के अरेंजमेंट्स को यहाँ पे दिखाना है। नेक्स्ट है कि हम लोग को यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है उसको ड्रॉ करना होता है। तो क्या करेंगे, पहले आप टॉप और बॉटम में दोनों जगह पे रेनफोर्समेंट ड्रॉ कर लीजिए हर एक बीम पे। और इससे क्या होगा कि आप उसको सिंपली मूव करके नीचे की तरफ ले जा सकते हो। मूव करने के लिए जो स्पेसिंग है वो आपकी हर एक ड्राइंग के बेसिस पे डिफर करेगा। यहाँ पे अभी कितना स्पेसिंग मुझे चाहिए वो मैं देख लेता हूँ, बट नॉर्मली वो 100 to 75 के बीच में मेरा जो यहाँ पे प्रीसेट मॉडल है उसमें रहता है। तो मैंने क्या किया, अभी सारे के सारे टॉप बार्स को एक साथ सिलेक्ट किया और उसको 100 पे यहाँ पे मूव कर दिया। उसी तरीके से बॉटम बार्स को मैं सेलेक्ट करूंगा और बॉटम बार्स को भी आप चाहो तो 100 या फिर 75 पे मूव कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली ये यूनिट्स के बेसिस पे चेंज होते रहता है। मान लीजिए कि आपका अगर सेम यूनिट में है तब तो ये काम कर जाएगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ग्रिड लाइंस जो है वो हमारे डॉटेड लगने चाहिए, इसलिए मैंने ग्रिड लाइंस को यहाँ पे डॉटेड बना दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक बार सिंपली क्लिक करके उसको सिलेक्ट सिलेक्ट करके सारे के सारे ग्रिड लाइंस को डॉटेड बना दूंगा ताकि एक ही तरीके से है। उसके बाद इसका कलर जो है वो थोड़ा फेडेड कलर में यूज कर लूंगा मैं। ओके, तो इस तरीके से काम करने से क्या होता है कि जब हम लोग कुछ और ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर तो वो बहुत ही कन्वीनियंटली ड्रॉ हो जाता है। ओके, उसके बाद जो लाइन की विड्थ है वो हम लोग को चेंज करनी होगी। तो लाइन की विड्थ यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग को क्या करना है कि डिफॉल्ट में ले जाना है। पहले से क्या था, बाय ब्लॉक था, तो मैंने उसको बाय डिफॉल्ट कर दिया है। तो डिफॉल्ट विड्थ को यूज करने से हम लोग का लाइन का थिकनेस जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद रेनफोर्समेंट जो है वो एंड तक जानी चाहिए। तो एंड तक जाने के लिए आपको अपना जो रेनफोर्समेंट का लेंथ है वो देखना होगा। अच्छा, ऊपर में मैंने जो एग्जिस्टिंग लाइन है उसको ही एक्सटेंड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं एक अलग से लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो अलग से लाइन ड्रॉ करने का फायदा क्या है, क्योंकि ये अलग लाइन की तरह काम करेगा तो मैं सेम चीज को अलग अलग जगह पे कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि और भी जो चीजें हैं वो डिटेलिंग्स के पार्ट जो है वो इस पर्टिकुलर बीम के लिए हम लोग कर लेते हैं। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए होगा, ये दो जो कॉलम्स है उसके बीच का स्पेस चाहिए होगा। तो वो स्पेस जानने के लिए मैंने क्या किया, एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद डायमेंशन टूल की हेल्प से मैंने वहाँ पे डायमेंशन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैंने अपना लेयर फाइंड आउट किया कि किस लेयर में मैं अपना जो जोन्स है वो डिसाइड लिखने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने देखा कि हाँ मेरे पास जो टाइटल ब्लॉक का लेयर है वो मैंने प्री डिसाइडेड, तो मैं एक ही तरीके से करता हूँ ताकि जो मतलब अगर आप पहली बार काम कर रहे हो तो आपको हर चीज़ का कलर वगैरह खुद से डिसाइड करना होगा। लेकिन आपका जब कलर एक बार फाइनलाइज हो जाए तो आप उस कलर की हेल्प से आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो कर सकते हो। तो एक बार आपको मेहनत अच्छे से करनी होगी, उसके बाद तो आपका जो डिटेलिंग का काम है, जब आप सीधे सीधे कॉन्सेप्ट को ढंग से समझने लगोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि किस तरीके का ड्राइंग जो है वो आपको करना है। और साथ ही साथ आप इसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव भी करते रहिएगा रहना। उससे क्या होगा कि आपके जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो जहाँ पे चेंज की ज़रूरत है वहाँ चेंज कीजिए, जहाँ पे नहीं ज़रूरत है वहाँ पे चेंज मत कीजिए। अब आ गई बात की जोन्स को, तो ऊपर में जो लाइन ड्रॉ किए जा रहे हैं वो सारे के सारे लाइन्स जो है वो L/4 पे ड्रॉ किए जा रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे कि कितना होता है कि पॉइंट लाइक 0.3 के
हिसाब से रहता है तो वो L/3 हो जाता है 0.3, लेकिन L/4 भी आप करेंगे तो वो रेनफोर्समेंट जो है काफ़ी होता है, और नीचे का जो लेंथ है वो L/6 का प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। ओके, तो L/6 और L/4 का जो रेशियो है वो पकड़ के टॉप में हम लोग को L/4 कर देना है, बॉटम में हम लोग को L/6 कर देना है। इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। हालाँकि अगर आप वहाँ पे देखने जाओगे, लाइक जो मैंने आपको इनिशियली दिखाया था सेक्शंस, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉटम में तो ठीक है, वो 0.25 एल का दिखा रहा है, कहीं पे 0.15 एल का दिखा रहा है एंड्स पे। तो इस तरीके से रहता है। तो जहाँ पे 0.15 एल की जगह हम लोग 0.25 एल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ज़्यादा ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है? सॉरी, क्या कर रहे हैं कि हम लोग 0.15 एल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का बॉटम में क्या होता है वो गैप्स होते हैं, और टॉप में क्या होता है, वो टॉप में हमारे पास रेनफोर्समेंट का लेंथ होता है। तो टॉप में रेनफोर्समेंट जो है कॉन्टिन्यूअस पे हम लोग को ज़्यादा रेनफोर्समेंट देना होता है, और 0.3 एल का देना होता है। ठीक है, और एंड पे हम लोग को 0.1 एल का देना होता है, तो हम लोग 0.3 एल का हर जगह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जितना रिक्वायरमेंट है उससे हल्का ज़्यादा ही दे रहे हैं, रेनफोर्समेंट कम नहीं दे रहे हैं। यही हम लोग का मेन होना चाहिए कि रेनफोर्समेंट कम होने से स्ट्रक्चर फेल होता है, ज़्यादा होने से स्ट्रक्चर फेल नहीं होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए था। हाँ, अगर ज़्यादा होने से कब फेल हो जाता है, जब हमारा ओवर रेनफोर्स्ड हो जाता है स्ट्रक्चर। तो ओवर रेनफोर्स्ड भी नहीं कर देना है किसी चीज़ को, जितना रिक्वायरमेंट है उसके आसपास ही रखना है चीज़ों को। ठीक है, तो आपने अंडर एनफोर्स्ड, ओवर एनफोर्स्ड ये सारे कॉन्सेप्ट जो है अपने कॉलेज के टाइम में सुने होंगे। तो उन सारी चीज़ों को भी अच्छे से ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, डिटेलिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा आपको थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें तो वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज की काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि डिटेलर को कभी नहीं पकड़ा जाएगा। आपका जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, उसी को पकड़ा जाएगा अगर स्ट्रक्चर को कुछ हुआ तो। तो अगर आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में जाना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको अपने थ्योरीज़ पे भी काम करना होता है। डिटेलिंग में जाना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत थ्योरीज़ का पता होना चाहिए। एंड बेसिकली यहाँ पे रिपिटेटिव वर्क ज़्यादा होता है, टाइम टेकिंग वर्क है। लेकिन हाँ, अगर आप मॉनेटरी बेसिस पे देखें तो हाँ, फाइनेंशियली यहाँ पे आपको एक स्टेबल करियर करियर मिल सकता है। तो आप ये सारे चीज़ भी, इस फील्ड को भी चूज़ कर सकते हो, अगर आप करियर ओरिएंटेड सोच रहे हो तो। ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है कि जितने भी टॉप के लेंथ थे, उन पे हम लोग को क्या करना है कि टॉप में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, और बॉटम का लेंथ देख के हम लोग को क्या करना होता है, बॉटम में कनेक्ट करना होता है, और बॉटम का जो साइड साइड से लेंथ था, उसकी गैप में एक रेनफोर्समेंट को ड्रॉ करके हम लोग को वो रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। आई गेस प्रोसेस आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, उसके बाद क्या करना है, हम लोग को सारे रेनफोर्समेंट के जो लाइन्स है जो थोड़े बहुत ऊपर नीचे आपको लग रहे हैं, उन सबको मूव करके एक सही जगह पे पहुंचा देना है, ताकि हम लोग का जो ड्राइंग है वो काफ़ी स्मूथ दिखे। मेन हम लोग का यही इसी में टाइम चला जाता है कि हम लोग को ड्राइंग को काफ़ी स्मूथ दिखाना होता है। ओके, एंड जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो तो आपको क्लियर हो चुके हैं। आई गेस अभी हम लोग को है कि इसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को फिल अप करना है, वो सारी चीज़ें आपको जाननी है। तो देखिए, पहले तो सारा का सारा डिटेलिंग जो है वो कर लेते हैं। उसके बाद में आपको जैसे-जैसे टाइम आता है मैं आपको चीज़ों को बताते जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा फास्ट कर देता हूँ इसको, और उसके बाद जैसे ही एक्चुअल चीज़ आएगी वहाँ पे मैं आपको क्लियर करके सब कुछ बता दूँगा। ओके? देखिए, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि मैंने सब जगह पे ST1 और ST2 का जो ज़ोन्स है वो डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करता जा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, बॉटम में भी हमारे पास ST2 का जो रोल होता है वो होता है, इसलिए हम लोग को बॉटम में भी रेनफोर्समेंट जो है वो ड्रॉ करना पड़ता है। ओके? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो कॉपी पेस्ट किया है वहाँ पे थोड़ा बहुत प्लेसमेंट में प्रॉब्लम हो गया है, और इसके लिए मुझे उसको थोड़ा-सा मूव करके उसको सही जगह पे पहुँचाना होता है, तो वो एक छोटा-सा माइनर काम होता है। और उसके बाद अभी क्या करना है कि जितने भी ST1 ज़ोन के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, उन सबके डायमेंशंस मुझे यहाँ पे लिखने होंगे, ताकि वो डायमेंशंस को देख के कटिंग कर सके बार की। जो भी हमारा साइट इंजीनियर हमारे साइट पे अवेलेबल होगा, वो हमारे बार्स की कटिंग जो है इसी डायमेंशन के बेसिस पे करेगा। तो यहाँ पे ड्राइंग का जो प्रॉपर अरेंजमेंट है, वो हम लोग को अच्छे से करके देना होगा, क्योंकि ये ड्राइंग आई गेस प्रिंट होगी A2 या A3 के साइज़ में। मोस्टली कहिएगा तो A2 में ही प्रिंट होने वाली है। तो हर एक जो पॉइंट है वो हम लोग को क्लियरली विज़ुअल
होना चाहिए। तो डायमेंशंस वगैरह जो भी आप यहाँ पे लिखने वाले हो सब कुछ एक क्लियर फॉन्ट में रखिएगा, उसके साइजेस को सही रखिएगा और उसकी बेसिस पे ही यहाँ पे काम करिएगा। ओके, देन आ जाता है इसी तरीके से हर एक बीम के लिए यहाँ पे लाइक जो उसके लाइन को डिफाइन कर देना है और उसका जो मार्केशन है वो भी कर देना है। तो देखिए हाँ, यहाँ पे मैं भी एक बात बता दूं, मैं दोनों ही चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। जो हमारा डिटेलिंग का तरीका है उसमें दोनों ही तरीके का यूज में लिए जाते हैं। जैसे कि टॉप रेनफोर्समेंट में तो सेम ही है कि हम लोग को जो लेंथ दिया गया है वो लेंथ है, लेकिन बॉटम रेनफोर्समेंट में ये कंफ्यूजन रहता है कि जो बार है, जो फाइनली हम लोग को कट करना है बार, उसका लेंथ दे या फिर जो डिस्टेंस है लाइक एज से, कॉलम के एज से या फिर सपोर्ट के एज से कह लीजिए, कहीं कहीं पे बीम भी सपोर्ट होता है उसके एज से, तो कौन सा लेंथ हम लोग को प्रोवाइड करना होता है। तो एक्चुअली वो दोनों ही लेंथ को प्रोवाइड करना सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। बस आपको ये जानना है कि आपका जो साइट इंजीनियर है वो किस तरीके से कंफर्टेबल है। तो मैं आपको दोनों ही करके दिखाऊंगा। पहले मैं जो आपको कट बार का लेंथ है वो मार्क करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से दूसरा तरीका यूज किया जाता है, यानी कि किस तरीके से हम लोग को सिंपली डिफरेंस जो है, यानी कि उस सपोर्ट से उस बार का जो गैप है वो दिखाना होता है। दोनों ही तरीके सही है, लेकिन हमारा जो साइट है उसमें हम लोग को यूज करना है क्या, सिंपली गैप को दिखाना है। ठीक है, और गैप को दिखाने से हमारे जो काम करने में है वो थोड़ा इजी भी होता है। ठीक है, क्योंकि साइट इंजीनियर इतना स्मार्ट तो होता है कि वो कैलकुलेट खुद से कर ले। ठीक है, बस हम लोग को हर एक यूनिट या फिर आप बोल सकते हो कि हर एक डिस्टेंस जो है वो क्लियरली मार्क करके उसको देना होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ के इसको ठीक करेंगे। तो चलिए अभी टाइम आ गया है कि जहाँ जहाँ भी रेनफोर्समेंट बॉटम के ड्रॉ नहीं हुए हैं उन सब जगह पे रेनफोर्समेंट को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद जो टॉप के रेनफोर्समेंट है उसको भी नीचे ले आते हैं और उसके बाद उसके लेयर को चेंज कर देते हैं सो डैट उसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद जो मिडिल है उसको ज्वाइन कर देना है और जो एंड पे रेनफोर्समेंट है टॉप के बार में उनको हम लोग को एंड तक ड्रॉ कर देना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी डायमेंशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहां से बस हम लोग को लाइन को ड्रॉ कर देना है, या फिर आप चाहो तो इस लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको बस, या फिर आप रेफरेंस लेके भी ये काम कर सकते हो, कोई भी तरीका आप यूज करो, बस ये है कि आपके ड्राइंग जो है वो एक्यूरेटली काम करनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे टाइम आ गया है कि हम लोग डायमेंशंस को लिखें। तो डायमेंशंस लिखने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी डायमेंशंस है उसको मार्क कर दिया गया है। जो एक्स्ट्रा जो बॉटम का रेनफोर्समेंट है उसको इस तरीके से सिंपली डायमेंशन के कर्सर को रखिएगा और वहाँ पे मार्क कर दीजिएगा। बहुत ही कन्वीनियंटली आपका डायमेंशन यहाँ पे मार्क हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है जिसमें कि कट बार के लेंथ्स को हम लोग को मार्क करना होता है, और जो बाकी बची चीजें हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं यहाँ पे, उन सबको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है। ओके, तो मैं आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट एक दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से हमारा जो कट बार का लेंथ वगैरह है वो सब फाइनल दिखता है। तो इस तरीके से हमारा जो लेंथ का सेगमेंट है वो दिखता है। ये एक तरीका हुआ। जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि हम लोग टॉप का तो सही है और बॉटम में भी उसी तरीके से मार्किंग करेंगे। वो जब मैं दिखाऊंगा तब मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग को रेनफोर्समेंट की डिटेल्स को मार्क करना है। तो इसके लिए आप लीडर लाइन का भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास पहले से कोई ड्राइंग है तो उसमें से रेफरेंस लेके भी यूज कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिंपल जो लीडर ऑप्शन है टॉप में उसका यूज कर रहा हूँ। उसके जगह पे आप क्यू लीडर का यूज करना चाहो तो क्यू लीडर का भी यूज कर सकते हो। मैं लीडर का यूज कर रहा हूँ, लाइन के कॉम्बिनेशन से मैं वहाँ पे अपना जो डायमेंशंस वगैरह है वो सब कुछ लिख रहा हूँ। तो पहले मैं एक जो ऊपर का रेनफोर्समेंट है उसको लिख लिया है। हाँ, वहाँ पे अभी मैंने डिटेल्स को चेंज नहीं किया, वो डिटेल को चेंज करना बाकी है। तो सबसे पहले मैं मार्किंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल्स को चेंज करके वहाँ पे जो एग्जैक्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो मैं लिख दूंगा। तो हमारे पास एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे एक्चुअल रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि टॉप में 320 का बार होना चाहिए और बॉटम में 325 का मेन बार होना चाहिए, और एक्स्ट्रा बार टॉप में 320 का होगा और बॉटम में 225 का होगा। तो ये डिटेल यहाँ पे चेंज करके मैं अभी लिख दूंगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे एक्स्ट्रा बार है वहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना होता है, जहाँ पे ऑल थ्रू बार है वो हमारा मेन बार हो जाता है। उसी तरीके से बॉटम में भी जो मेन बार है उसको हम लोग ऑल थ्रू बार लिखते हैं, जो एक्स्ट्रा बार है उसको हम लोग
एक्स्ट्रा लिख देते हैं और उसके बाद इन सबको एक पर्टिकुलर लेयर में डाल देंगे सो डेट हमारे पास कलर एक सिंगल रहेगा। तो जब प्रिंट आउट होगा तो हमारे पास एक डार्कर कलर अगर रखते हैं तो वो प्रिंट आउट में क्लियरली दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर आप डायमेंशन के साइज को लग रहा हो देख के कि ये थोड़े छोटे हैं तो डायमेंशन के साइज को भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हो। जो टेक्स्ट का साइज है उसको भी आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो। और जहाँ पे आपके पास थोड़ा सा क्लमजीनेस हो रहा है कि ओके यहाँ पे टेक्स्ट रखने से थोड़ा लग रहा है कि क्लमजी हो रही है ये चीज़ें, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो या फिर डायमेंशन को यहाँ पे मैंने डिसाइड किया तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे भी हो आपके ड्राइंग में मेन पॉइंट ये है कि आप जो भी चीज़ें आप वहाँ पे बना रहे हो वो सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये कौन सा बीम है वो भी लिखना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये PV3 है और PV3 के साथ-साथ इसका डायमेंशन भी लिखना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग को जो बीम का सेंटर है वहाँ पे उसको प्रोवाइड कर देंगे और उसको एक पर्टिकुलर लेयर में डाल देंगे, जहाँ पे बाकी डिटेल्स है उसी लेयर में मैंने अपने बीम को रख दिया है। ओके, देन हम लोग को यहाँ पे ये मार्क करना होता है कि ये ज़ोन कौन-सा है, तो ये ST1 ज़ोन है। तो ST1 इसको लिख देना है, उसको प्रॉपर रिसाइज़ करके एक फॉर्मेट में रख देना है और उसके बाद जहाँ-जहाँ ST1 है उसको मार्क कर देना है, साथ ही साथ हम लोग को मार्क कर देना है ST2 को, ठीक है? तो ST2 को मार्क करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये जाएँगे और उसके बाद इसका कलर जो है ST2 का वो भी चेंज कर देंगे, जो भी हम लोग को सही लगेगा। सॉरी। उसके बाद इन सारी चीज़ों को यहाँ पे प्लेस करते जाना है। देन आ जाता है कि अभी हम लोग चलते हैं दूसरे फॉर्मेट पे बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि कट बार के लेंथ्स को ना लिख के हम लोग को साइड का जो लेंथ है वो प्रोवाइड करना था। तो एक एक चीज आपको समझ में आ गई। अभी दूसरी आती है कि हम लोग साइड के लेंथ को लिखेंगे। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग को बस कट बार के लेंथ को हटाते जाना है और साइड के लेंथ को यहाँ पे चूज करते जाएंगे। और बीच में मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, मैंने बाकी सारा जो बीम है उसको भी डिटेलिंग कर लिया था, तो आपको अब बस ये देखने को मिलेगा कि हाँ कुछ पोर्शन यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि सेम ही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं थी जो बताने लायक हो। अच्छा गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो या फिर ये वीडियो को कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रह सकें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारे नंबर पे कॉल कीजिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जो ट्रेनिंग है हमारी वो होती है स्ट्रक्चरल डिजाइन के ऊपर, जिसमें कि हम लोग यूज करते हैं ऑटोकैड को, साथ ही साथ स्टैट प्रो को और उसके बाद आरसीडीसी को। फाइनली इस तरीके की कंप्लीट डिटेलिंग जो है वो बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको सिखाई जाती है। साथ ही साथ अगर आप इसके रिकॉर्डेड सेशन को चाहते हो तो वो भी आपको सिविल राजा के एंड्रॉयड ऐप में मिल जाएगा। और अगर आप स्केचअप सीखना चाहते हो या फिर आप बिल्डिंग प्लानिंग सीखना चाहते हो तो भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो है 8433248864। आप इस पे कमेंट लाइक व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं एंड मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे हम लोग 1-to-1 लाइव सेशन करेंगे। और ये सारी की सारी ऑनलाइन सेशन होगी जो कि जूम पे होगी। रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है, लाइव सेशन भी अवेलेबल है, तो जो भी आपको प्रेफर हो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो फी डिटेल्स है वो मोस्टली तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, बट अगर आपको कुछ लाइक बात करनी हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू गाइस।